तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 10 के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में। जो ये चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है उस क्वेश्चन को आज हम लोग जानने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम रिलेटेड होने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम होने वाले नहीं है इस चैप्टर का। तो कक्षा 10 का हम लोग साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको बता देंगे कौन सा क्वेश्चन है और किस तरह का क्वेश्चन है और आपको किस तरह से तैयारी करना है। इस सब का सारा जो भी क्वेश्चन है वो सारा क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और सभी क्वेश्चन को पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे आपको बताते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है ना। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको इन सारे आंसर को क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम एक बहुत सी अभिक्रिया धातु है, संग्रहित करने समय या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है ताकि इसकी सतह मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन सके। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये परत स्थायी होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रिया को रोकती है। मैग्नीशियम रिबन को इसी परत को हटाने के लिए रेत कागज के साफ किया जाता है, जिससे कि अंतर्निहित धातु को वायु के संपर्क में लाया जा सके, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इन सारे को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। 3 में से आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इन सारे को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। इसको आपको क्या करना है, संतुलित में लिखना है, ठीक है ना। ये सारा आपको संतुलित में लिख लेना है अपने नोटबुक में, ठीक है ना। तो आपको इसका भी आंसर नीचे दिख गया है, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तीसरा क्वेश्चन में भी क्या है हम लोग का, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनके अवस्था को संकेत के साथ निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को लिखना है, ठीक है ना। इसमें भी क्या करना है, रासायनिक समीकरण को लिखना है। और आपको ये याद रखना है कि आपको एग्जाम में समीकरण लिखने के लिए एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, इनका भी जो भी मैं आंसर है जो नीचे में लिख दिया हूँ, ठीक है ना। आपको इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, तो चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है ना। तो आंसर आपको देखना है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहे आयरन के दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से स्थापित कर देती है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 5वां क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में अपचेत तथा अपचेत पदार्थ का पहचान कीजिए, ठीक है ना। 1 नंबर और 2 नंबर इनमें से दोनों को बोल रहा है, अपचेत और अपचेत का पदार्थों का क्या करना है, पहचान करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो पहला नंबर का भी आंसर दे दिए हैं कि इनमें से क्या है, ठीक है। ये जो बन रहा है ये क्या हो सकता है हम लोग का, ठीक है, और ये वाला क्या हो सकता है। तो इनका मैंने नाम यहाँ पर और आंसर दोनों साथ में लिखवा दिया है। इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम लोग 6ठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन पे क्या बताया गया, तो 6ठा क्वेश्चन पे हम लोग को बताया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है, जो हम लोग अभी रासायनिक समीकरण को पढ़ें उसमें संतुलन करना क्यों आवश्यक होता है, ये हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया। तो एक संतुलन रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलन करना आवश्यक होता है। जिसको भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। हम लोग का 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, वही संतुलन करना है, ठीक है ना। संतुलन, रासायनिक संतुलन करना है, ठीक है ना। ये देखिए ABCD इनका आंसर मैंने नीचे पे लिखवा दिया है। इनको अपने को नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है ना सभी को। 8वां नंबर का हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ये भी हम लोग का क्या है, संतुलन। तो ये हम लोग का जो चैप्टर है ना रासायनिक अभिक्रिया, इस चैप्टर से हम लोग का संतुलन रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए क्वेश्चन हम लोग का एक क्वेश्चन एकदम 100% मिलने ही वाला है, ठीक है ना। तो इसमें भी मैंने 4 क्वेश्चन को रखा है और चारों क्वेश्चन का आंसर मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है ना। हम लोग को 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो उत्तर देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है ऊष्मीय ऊर्जा का, ठीक है। जिन्हें अभिक्रिया का ऊष्मा का अवशोषित होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। इनको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
क्या होती है, ठीक है, वर्णन कीजिए। तो ऊष्माक्षेपी क्या होती है, शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि शोषण में ग्लूकोज की आवश्यकता, ग्लूकोज को ऑक्सीकरण होती है, जिससे बड़ी मात्रा में उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे पे एक मैंने उदाहरण दे दिया है, ठीक है ना। इस उदाहरण को भी आपको नोट डाउन अपने कॉपी पर कर लेना है, ठीक है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों किया जाता है, इन अभिक्रियाओं के कारण समीकरण लिखिए, ठीक है ना। उत्तर में वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजन होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देते हैं, या अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होते हैं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया। और नीचे मैंने संयोजन अभिक्रिया के एक उदाहरण को दे दिया है, जिसको भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिखिए, ठीक है ना। तो देखिए, जब कोई दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विस्थापित करते हैं तो विस्थापित अभिक्रिया होती है। उदाहरण में मैंने इस उदाहरण को रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया विस्थापन वाला, ये अब नीचे आएगा आपका द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन क्या है, द्विविस्थापन में दो या अलग अलग परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसका यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दे दिया है, ठीक है। इसको भी आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। एकदम इजी क्वेश्चन है, जो कि अगर आपने इस सबको याद कर लिया तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन के योग अंश के आधार पर निम्न पद की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। दो उदाहरण देने के लिए बोल रहा है। तो प्रत्येक का एक क्या है, उपचयन, और एक क्या है, अपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे नीचे भी लिख दिया है, ठीक है ना। अपचयन अभिक्रिया क्या है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का अंश होता है उसे अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण आपको दे दिया है, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब अपचयन जानेंगे, ठीक है ना। अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अंश होता है उसे हाइड्रोजन का योग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे कॉपर ऑक्साइड अपचयन होकर कॉपर बनाता है, या फिर क्या है, जिंक ऑक्साइड से अपचयित होकर जिंक प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो आपको पता है कि लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है क्योंकि उसमें जंग लगने से रोकने के लिए, ठीक है ना। तो पेंट करने पर नमी और वायु में लोहे के संपर्क टूट जाता है, इसी प्रकार क्या होता है, जंग नहीं लगता है। उसे हम लोग क्यों पेंट करते हैं, ताकि हम लोग का दरवाज़ा हो लोहा का या चाहे खिड़की हो जिसमें कि जंग लग जाता है, तो जंग ना लगने के कारण क्या करते हैं हम लोग, पेंट करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें वायु का संपर्क में और नमी पे ना आए, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। इसमें आंसर क्या देगा, खाद्य सामग्री को संग्रहित करने वाले थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जो कम सक्रिय गैस है उसे संयुक्त युक्ति कर देती है उसे, ताकि उसका अपचयन ना हो सके, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, तेल और वसायुक्त वाले, ठीक है। इसको भी आपको नोट डाउन अपने कॉपी पर कर लेना है। चलिए आखिरी और 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता, जो कि आपको किताब में भी अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम होगा कि ये क्या क्वेश्चन है, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो चलिए हम लोग पहले संक्षारण को जानते हैं। संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आस पास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षरित होती है, और इसी प्रकार का संक्षारण कहते हैं, ठीक है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संरक्षण के अन्य उदाहरण हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक उदाहरण, ठीक है ना। अब जानेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, वसायुक्त अथवा थैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो इसमें प्रयुक्त तेल और वसा अपचयित होकर विकृत गंधिता हो जाती है। जैसे मक्खन लंबे समय तक खुले छोड़ने पर उसमें क्या आता है, स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। अगर मक्खन हो, अगर उसे हम लोग खुला छोड़ दे लंबे समय तक, तो वो क्या होगा, उसके स्वाद और उसके गंध में क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा, या तो कुछ बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का
आखिरी क्वेश्चन था। इन जो भी मैंने 16 क्वेश्चन बताए, 16 क्वेश्चन जो भी आपका क्या है, पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना है, तो आपको ये सब सारा क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है साथ ही साथ, ताकि आपको एग्जाम के समय पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए मैं अगले चैप्टर को